हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हमने लेक्चर्स 2 में देखा था कि भाई प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो होता है वो दो कंपोनेंट रहते हैं इसमें। एक क्या होता है भाई, डेटा, एंड सेकंड क्या होता है, लॉजिक। सो अपने को सबसे पहले डेटा स्टोर करना पड़ेगा और उस डेटा पे लॉजिक लिखना पड़ेगा। कोई भी टास्क हो अपना ये दो प्रोसेस होंगे, पहले डेटा स्टोर होंगे एंड देन अपन लॉजिक लिखेंगे उसमें। ये था प्रोग्राम में। और हमने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी देखा था। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या था? अपना फर्स्ट जो टॉपिक था जो हमने लिखा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हमने क्या लिखा था, हैश इंक्लूड stdio.h int main and return 0। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हमने क्या किया कि अपना एडिटर ओपन किया और उसमें एक फाइल बनाया, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी क्या एक्सटेंशन बता रहा है कि भाई ये जो फाइल है इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, इसलिए डॉट सी एक्सटेंशन। अगर हम लोग सीपीपी में लिखते तो क्या लिखते, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सीपीपी। जावा में लिखते तो क्या लिखते, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ये सी का प्रोग्राम था इसलिए हमने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी लिखा। और ये स्ट्रक्चर जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी में हमने लिख दिया। ये क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया ये प्रोग्राम का। हमने फिर क्या बोला था कि अपन जो भी डेटा प्लस लॉजिक लिखने वाले हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या हुआ कि मेन फॉर मेन और एम फॉर हमने क्या बोला था भाई, मैनेजर। मैनेजर क्या करता है, जो भी अपन इंस्ट्रक्शंस की बात किए थे कि भाई डेटा को पहले अपने को स्टोर करना पड़ेगा, देन उसके ऊपर फिर उसके बाद उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ क्या होगा, सिक्वेंसली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिख देंगे। और ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता जाएगा। अपने को पता कैसे चलेगा कि लाइन 1 एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ? तो जैसे इंग्लिश में अपन क्या करते हैं कि हर एक सेंटेंस के बाद अपन क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या ये बताता है कि भाई एक लाइन मेरा खत्म हो गया, अब ये दूसरा लाइन का स्टार्टिंग होने वाला है फुल स्टॉप के बाद। तो वैसे ही ये पहला इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने दिया कि भाई डेटा स्टोर करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लाइन जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, सेमीकोलन। सेमीकोलन सी प्रोग्राम में दिखाता है कि भाई ये एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या पहले इंस्ट्रक्शंस खत्म हो चुका है, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। फिर मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, यहाँ पे भी सेमीकोलन। तीसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, यहाँ पे भी सेमीकोलन। चौथा लिखा सेमीकोलन। पाँचवा लिखा सेमीकोलन। इसका मतलब कि हर एक इंस्ट्रक्शंस के बाद अपने को क्या लगाना होगा, सेमीकोलन लगाना होगा। ये हमारे 5 इंस्ट्रक्शंस हो गए। इसका मतलब अब क्या करेगा मेन, जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा या रन करूंगा, कंपाइल क्या होता है, रन क्या होता है, ये सारे अपन समझेंगे। बट अगर ये प्रोग्राम को अगर हम लोग को चलाना है तो कौन चलाएगा भाई, मेन चलाएगा। मेन कैसे चलाएगा भाई, ये मेन का हो गया बॉडी। बॉडी क्या बोला कि भाई करली ब्रेसेस ओपन से लेकर करली ब्रेसेस क्लोज तक जो भी इसके बीच में रखा रहेगा, मतलब मेरे बॉडी में जो भी सेंटेंस रहेंगे, कोड का जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा वो 1 बाय 1 मैं चलाना चालू करूँगा। पहले मैं 1 चलाऊँगा, 1 चल जाएगा तो फिर मैं 2 चलाऊँगा, फिर 3 चलाऊँगा। कैसे सेपरेट करूँगा भाई कि पहला हो गया है कि दूसरा हुआ है, वो सेमीकोलन से पता चलूँगा। अच्छा 1 देखा, मैं 1 को चलाना चालू करूँगा, देखूँगा सेमीकोलन, तो अच्छा 1 खत्म हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं, फिर ये दूसरा तीसरा, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर अपन एक टास्क डिफाइन करते हैं और उसको इस मेन प्रोग्राम में लिखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे, किसमें, सी में कैसे लिखेंगे। एक टास्क अपना डिफाइन करते हैं। टास्क क्या है, स्टोर, अपने को स्टोर करना है 10x एंड 10.5 इन मेमोरी। ये अपने को स्टोर करना है। अपना ये टास्क है, तो पहले टास्क देखकर समझ में आ गया कि भाई ये अपने को क्या है भाई, प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम में अपने को पता है कि भाई क्या होता है, डेटा होता है एंड क्या होता है, लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, डेटा मतलब कि स्टोर करना है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टोरिंग का हम लोग को मिला है, क्यों, क्योंकि स्टोर बोल रहा है 10x और 10.5 को हम लोग को मेमोरी में स्टोर करना है। ये अपना हो गया मेमोरी। इस मेमोरी में अपने को क्या करना है, 10 को स्टोर करना है,
कहीं पे x स्टोर होगा और कहीं पे 10.5 को स्टोर करना, ये अपना टास्क है। इसका मतलब यहाँ पे अपने को लॉजिक लिखना है क्या? नहीं, मतलब ये पार्ट अभी प्रोग्राम में नहीं करना है, सिर्फ अपने को डेटा स्टोरेज का काम करना है। ठीक है, 10 को स्टोर करना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 10 को देखते हैं स्टोर करने का। पहले 10 को देखें और बोले कि भाई ये किस तरह का डेटा है। तो ये पता चला कि भाई ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ये तो अपने को पता है, इंटीजर मतलब कि होल, जो हम लोग बोले थे क्या, मतलब कि जो डेसिमल में ना हो, डेसिमल में ना हो वो इंटीजर में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को ये स्टोर करने के लिए एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग 10 को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और कंटेनर का क्या होता है भाई, वेरिएबल, अपने को पता चला। इसका मतलब अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कैसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा भाई, एक इंटीजर को स्टोर करना है तो एक इंटीजर वेरिएबल का कंटेनर बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो कैसे बनाते हैं? तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इंट ए और सेमीकोलन, तो ये क्या हो गया, ये देखा कि ए क्या है भाई, एक वेरिएबल है, मतलब ए नाम का एक क्या बन गया, कंटेनर बन गया। इसमें किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है भाई, इंटीजर टाइप का डेटा। हमने बता दिया कि भाई इंट, ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का है। इंट मतलब इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए में जो स्टोर होने वाला है वो किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है, इंटीजर टाइप का होने वाला है। ये सेमीकोलन मतलब कि ये पहला लाइन हमने लिखा था, तो ये पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेन आएगा यहाँ से, मेन अपना देखेगा, बॉडी के अंदर देखेगा कि भाई पहला लाइन मेरे को मिल गया, क्या है पहला लाइन, इंट ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसने देखा कि भाई फर्स्ट लाइन जो मेरा लिखा हुआ है वो इंट ए लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि अच्छा ए एक वेरिएबल है, एक कंटेनर बनाना है मेरे को ए सा नाम से, जिसमें किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है भाई, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। और सेमीकोलन मतलब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हमने लिखा है यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 और ये ख़त्म किया। मतलब फिर सेकेंड लाइन ये एग्जीक्यूट किया कि भाई ए क्या है, ए में क्या असाइन कर दो, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है भाई, ऑपरेटर मतलब क्या हो गया भाई, टूल जो ऑपरेट करेगा। तो ये क्या करता है, ए में 10 की वैल्यू को स्टोर कर देता है। इसका मतलब ये क्या था भाई, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल में ये जो कंटेनर मेरा ए था, इसमें क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं अपन, 10, वो इससे पता चल गया। और ये कोलोन मतलब इसको 10 रख के ये ख़त्म करो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डबल स्लैश क्यों दे रहे हैं अपन लोग, किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, सिर्फ बता रहे हैं कंपाइलर को कि मतलब यहाँ से जब कंपाइलर कंपाइल करना चालू करेगा तो देखेगा इंट ए, अच्छा इंट ए है, तो ये डिक्लेरेशन मतलब कि भाई इसको बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये है क्या, ये एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा उस टाइम पे, सिर्फ ये डिक्लेरेशन है। और ये होता है कमेंट। कोड में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ कमेंट लिखते हैं। कमेंट मतलब कि बाई चांस मान लो किसी तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा कोड होगा, तो कोई दूसरा जो अगर नया बंदा आएगा तो वो कैसे समझेगा तुम्हारे कोड को, वो क्या करोगे, तुम कमेंट लिखा करोगे कि भाई ये, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर का कोई कोड लिखेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे डबल स्लैश दे के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दिस कोड इज ऑफ इवन नंबर, टू चेक इवन नंबर या फिर प्राइम नंबर का असेंडिंग ऑर्डर में जो भी कर रहे हो काम, उसको बस बताने के लिए, कंपाइल नहीं होगा, वो तुम्हारा कोड का पार्ट नहीं है, बस क्लैरिटी आए लोगों को कि भाई ये कोड तुम क्या लिख रहे हो, उसके लिए हम लोग एक कमेंट देते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले डिक्लेरेशन दिया, ये इसको क्या क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। सो अपन लोग, और इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि डिक्लेरेशन क्या होता है और डिफिनेशन क्या होता है। हम लोग डिक्लेरेशन देख रहे थे। डिक्लेरेशन क्या है, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल का बस इंट्रोडक्शन है बिफोर यूजिंग इट। मतलब किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले बस इसका एक इंट्रोडक्शन है कि भाई तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि भाई ए नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर को डिक्लेयर। इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम ये नहीं लिखते तो ठीक है, ये मेन चलाना चालू करता है, ए इज इक्वल टू 10 देखता है, अच्छा ए में 10 की वैल्यू को असाइन करना है, तो यहाँ जाता है, यहाँ बोलता है कि भाई ए तो कहीं है नहीं,
इसका ए है कौन भाई, ए कौन बंदा है, मेरे को पता ही नहीं है इसको। तो भाई पहले इसको इंट्रोडक्शन इसका देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कंपाइलर को, क्योंकि ये कोड जाने वाला है कंपाइलर के पास। कंपाइलर जब इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना चालू करेगा तो वो ये यहाँ पे कंपाइल टाइम पे, तो उस समय देखेगा कि भाई ए क्या बात कर रहे हो, तो इसको सब चीज़ कंपाइलर को बताना पड़ेगा। मेन को भी कहाँ पता है भाई, तुम लिख दियो ए इज इक्वल टू 10, ये ए कौन है, कौन बंदा है, किधर 10 रखना है, ये सब कुछ तो पता ही नहीं है इसका इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं। तो ये अब जब मैं ये लाइन इसका लिखता हूँ तो अब यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन पता चल जाता है कि अच्छा है, ये एक ऐसा बंदा है जो कि एक कंटेनर है, वेरिएबल है, जिसमें एक इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होने वाला है। तो ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या हो गया भाई, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 10 डाल रहे हैं, तो यूज़ करने से पहले हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं भाई, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है कि भाई जब डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे इसको मेमोरी असाइन होता है। ये जो 10 जो हुआ, ए को जो मेमोरी असाइन होता है, मेमोरी एलोकेट होता है मेमोरी में, वो डेफिनेशन के टाइम पे होता है, और उसके बाद इसको वैल्यू मिल जाती है 10, ए इज इक्वल टू 10। मतलब डेफिनेशन जो हुआ किसी वेरिएबल का वो क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, मतलब उसको मेमोरी मिलता है और प्लस उसको वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेमोरी नहीं मिलता है क्या, नहीं, डिक्लेरेशन बस एक हो गया कि भाई इंट्रोडक्शन उसका, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं हुआ मेमोरी का, कुछ भी नहीं, एक एक करस्पॉन्डिंग क्या मेमोरी होने वाला है इंटीजर का, ऐसा कुछ भी इसको नहीं मिला है। बस ये डिक्लेरेशन इंट्रोडक्शन हुआ है। डिफिनेशन का मतलब हो गया कि भाई इसको मेमोरी और प्लस इसको वैल्यू दोनों डिफिनेशन के टाइम पे मिलेगा। ये हो गया अपना। ठीक है, अब ये इंट ये कैसे समझ रहा है ये कंपाइलर कि इंट क्या है। हम यहाँ बोल रहे हैं इंटीजर वैल्यू है ये। अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो ये इंट मतलब कंपाइलर कैसे समझ गया है, तो ये सब कंपाइलर को पहले से ही बताया गया है कि भाई अगर कोई बंदा इंट लिखे तो इसका मतलब वो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है। तो इंट मतलब समझ जाना। और अगर कोई कैरेक्टर जैसे एक्स हो गया कैरेक्टर, तब हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर के केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं कैर सी, ऐसा लिखते हैं, और फिर c इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x। हमने बताया था कि एक सिंगल कोट्स में वो डाल देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कैर लिखने के बाद वो कैसे समझ आ रहा है कि भाई कैरेक्टर ही है। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को बताया गया है कि भाई इंट मतलब लिखूंगा तो क्या समझोगे तुम, कैर मतलब मैं लिखूंगा तो तुम क्या समझोगे। ये सारी चीज़ को मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को बता दिया गया है। तो इसका मतलब वैसे टर्म को क्या बोलते हैं, जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को बता दिया गया है। सो उस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, कीवर्ड्स। सो एक टर्म आता है कीवर्ड, वो अपने को समझना होगा। कीवर्ड क्या होता है भाई, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड्स है whose meaning is already said to the compiler। सो ये सारे क्या है, एक रिजर्व वर्ड्स है, मतलब एक रिजर्व किया हुआ ये सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स का बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन है, जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को बोल दिया गया है कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, और क्या हो गया, कैर हो गया। ये सारे का मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को बोल दिया गया, इसीलिए हम लोग यहाँ से आसानी से लिख पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ये मेन आया यहाँ पे ये देखेगा इंट, बोला कि भाई इंट क्या चीज़ है, तो बोला कि अच्छा है भाई ये तो कंपाइलर ही है, कंपाइलर आएगा। इंट बोला कि भाई हमको तो सबसे पहले पता है क्योंकि उसका एक नोटबुक है, उस नोटबुक में इंट का मतलब दिया गया है। ठीक है, अब बोला कि भाई इंटीजर टाइप का एक ए बना दो। अब वो ए भी अपना नोटबुक में लिख लिया कि भाई ए को भी मैं अब जानता हूँ। अब जब ए को 10 असाइन करने आया तो वो समझा कि भाई ए तो मेरे नोटबुक में था, तो उसकी जगह पे एक कंटेनर में हमको 10 रख देना है। अगर ये लाइन लिखते ही नहीं, डायरेक्टली करते ए इज इक्वल टू 10, तो वो बोलता कि भाई ए है कौन, उसके नोटबुक में तो ए है ही नहीं, उसके नोटबुक में तो है ही नहीं उसका इंट्रोडक्शन। तो उसका इंट्रोडक्शन पहले हमको देना पड़ेगा, इसका मतलब पहले हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देंगे नहीं, उसके नोटबुक में, कंपाइलर का एक नोटबुक है, उसके नोटबुक में अगर हम लोग किसी का इंट्रोडक्शन देंगे नहीं तो उसको पहचानेगा नहीं तो वो एरर कर देगा। तो अगर ये लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं तो ये क्या करेगा, कंपाइलेशन यहाँ पे सबसे पहले आएगा, ये ए को पहचानेगा नहीं, यहीं पर तुम्हारा एरर दे देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन एरर, मतलब कंपाइल टाइम पर एरर हो गया। इसलिए तो उस एरर से बचने के लिए हम लोग को हर कोई भी वेरिएबल यूज़ करे उसका सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ और ये डिफिनेशन हुआ हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, तो अब ये देखते हैं
कि भाई कभी कभी क्या करते हैं कि अपन ये 2 लाइन में ना लिख के एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों लिख देते हैं। हाँ, तो कभी कभी क्या कर सकते हैं कि वो दोनों लाइन को हम लोग एक ही, जैसे हमने पहले क्या लिखा था, इंट ए इज इक्वल टू 10। तो ये 2 लाइन को कभी कभी हम लोग इसको क्या करते थे, डिक्लेरेशन हुआ, ये डिफिनेशन हुआ, तो हम लोग सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10। इसमें क्या करेगा, ये 2 लाइन्स है जो सिंगल लाइन में हो गए। मतलब अब ये कंपाइलर यहाँ पे आया, बोलेगा कि भाई अच्छा इंट मेरे कॉपी में है भाई, मैं जानता हूँ इसको, ए को, अच्छा ए को तुम अब डिक्लेयर कर रहे हो कि जो कि इंटीजर टाइप का है, मतलब ए एक कंटेनर है, इंटीजर टाइप का डेटा रखने वाला है। अब ये क्या कर रहे हो भाई, असाइन कर रहे हो। अच्छा, क्या असाइन कर रहे हो भाई, 10 मतलब कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को असाइनमेंट क्या करता है भाई, जब भी असाइनमेंट देखता है तो देखता है कि इधर कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को इधर वाले बंदे के कंटेनर में डाल देता है। असाइनमेंट का ये काम है, मतलब असाइन करना, मतलब जो भी इधर कांस्टेंट देखोगे वो प्रीवियस वाले में, लेफ्ट हैंड वाले में उसको में डाल देना है, मतलब यहाँ पे 10 डाल देना है। इसका मतलब ये सेम वर्क हुआ कि नहीं, यहाँ पे हमने इसका डिक्लेरेशन दिया और ये असाइनमेंट का यूज़ करके इस वैल्यू को इसमें पुट भी कर दिया, मतलब डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन हमने सिंगल लाइन में दे दिया। ये फिर से कमेंट, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन इन सिंगल लाइन, इन सिंगल लाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। इंट क्या है भाई, यहाँ पे कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है भाई, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, कंपाइलर को पहले से बता दिया गया। ये क्या है भाई, एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है भाई, इंटीजर वेरिएबल है। अच्छा, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का ये क्या है भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या किया भाई, 10 का जो भी वैल्यू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले में डाल देता है, मतलब ए में 10 स्टोर हो गया। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं तो ये डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। अभी हमारे पास जितने भी डेटा हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, इनपुट में कुछ भी डेटा देने वाले हैं, सो हर एक डेटा का एक अपना टाइप होगा, क्योंकि मेमोरी में एलोकेशन सब डेटा सेम तो लेगा नहीं। अगर हम मेमोरी में 10 रखता हूँ, ए रखूँगा, 10.5 रखूँगा, 1 लाख रखता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 .1 2 3 4 6 7 ये रखता हूँ, तो ये क्या सारे सेम स्पेस लेने वाले हैं? सो ये डिफरेंट डेटा हमने कलेक्ट किया है। ये डिफरेंट डेटा कलेक्ट किया, 10, ये 10.5, ये सब हम लोग को मेमोरी में रखना है। तो क्या ये सारे सेम स्पेस लेने वाले हैं, सेम मेमोरी लेने वाले हैं क्या? कोई होगा कि भाई कम मेमोरी में स्टोर हो जा रहा होगा, कोई होगा जो इसके लिए ज़्यादा मेमोरी लगेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी लगेगा। इसका मतलब हम लोग को जो डेटा रखना है, उस डेटा को रखने के लिए पहले अपने को स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई जो हम डेटा, अगर मेरे को ये डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले हमको स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें ये डेटा रख सके हम लोग। अगर हम लोग जैसे कि मेरे पास 10 kg अगर शुगर है और अगर मेरे को रखना है तो मेरे को 10 kg किसी कंटेनर का इंतजाम करके रखना पड़ेगा, तभी वो 10 kg शुगर उसमें आएगा। अगर मैं 1 kg का कोई कंटेनर लिया हुआ हूँ और मेरे पास 10 kg शुगर है तो इसमें कॉम्पेटेबल है ही नहीं, इसमें हम लोग रख ही नहीं सकते हैं, सो इशू हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, मतलब डेटा का जो हम लोग रखने वाले हैं उसका डिफरेंट टाइप होता है। वो टाइप से क्या होता है भाई, वो टाइप जैसे ही हम लोग बताते हैं तो क्या करता है कि अपने नीड के अनुसार से हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो वो उतना स्पेस अपने लिए रख लेता है, तो हम लोग ईजिली डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को ए रखना था, अगर हम लोग को पता था कि इसमें हम इंटीजर 10 रखने वाले हैं तो इसको इंट लिख के हमने बता दिया, जो कि कीवर्ड था। इससे क्या हुआ कि भाई ये जो कंटेनर बना वो समझ चुका था कि एक इंटीजर वैल्यू रखने वाला है, तो इंटीजर का एक रेंज होगा, उस रेंज का वैल्यू इसमें आ सकता है। और इसीलिए जैसे हमने कैरेक्टर बोला, कैरेक्टर C इज इक्वल टू ए रख दिया, इसका मतलब अपने को पता है कि भाई यहाँ पे ए स्टोर होने वाला है C नाम के वैल्यू को, तो इसका जो ए इसमें स्टोर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एट द लास्ट क्या होने वाला है भाई, कंप्यूटर तो 0 और 1 जानता है, ये 10 को 0 1 में तोड़ेगा, ए को 0 1 में तोड़ेगा, तो ये इसमें स्टोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस वैल्यू को। इसलिए पहले हम लोग डेटा टाइप इसको लिख देते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई क्यों लिख रहे हो भाई, बोलेगा कि भाई सिर्फ ए दो और C दो और इसमें अपने लोग
कैरेक्टर ए में हम लोग 10 स्टोर कर दे, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 10 स्टोर करने के लिए जो स्पेस लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ए स्टोर करने के लिए जो स्पेस लगेगा वो कम लगेगा। तो इसका मतलब 10 हम लोग इसमें स्पेस में नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने कैर लिखा तो छोटा सा स्पेस मेरा एलोकेट हुआ, उसमें एक कैरेक्टर ही सिर्फ स्टोर हो सकता है, क्योंकि हम बोले वैसा ही कंटेनर क्यों करेंगे भाई, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, उसमें छोटा वैल्यू स्टोर करना है तो वो तो वेस्टेज ऑफ स्पेस है। और अगर हमने छोटा कंटेनर लिया, बड़ा वैल्यू असाइन करना है, तब भी वो इसमें कंपेटेबल नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब जो भी अपना नीड है डेटा का, जिस टाइप का डेटा अपने को स्टोर करना है, उस तरह का हम लोग को डेटा का टाइप बताना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। क्यों टाइप बताना होगा? क्योंकि वो डेटा रखने से पहले उसका जब तक टाइप नहीं बताएंगे तब तक वो कंपेटेबल है या नहीं वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले कंपाइलर को हम लोग बता देते हैं कि भाई जो हम डेटा रखने वाले हैं, जैसे अपने माइंड में चल रहा है कि 10 रखना है, तो अपने माइंड में चल रहा है कि भाई एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप अपने को चाहिए होगा, तो हमने इंट लिख दिया। एक कैरेक्टर अगर अपने को स्टोर करना है तो अपने को पता है कि भाई एक कैर टाइप का डेटा टाइप लेंगे, तो मेमोरी भी वो क्या करेगा, कंपाइलर कैर देखेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को कैरेक्टर वो कंपाइलर जानता है, तो वो जानता है कि इससे करस्पॉन्डिंग वो कितना मेमोरी एलोकेट करना है, तो उस हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट करके रखेगा। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक में डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि ईच डेटा रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट साइजेस लिख सकते हैं हम लोग, डिफरेंट साइज ऑफ मेमोरी फॉर इट्स स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डेटा लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट साइज़ का हम लोग को मेमोरी चाहिए होगा उसका स्टोरेज के लिए। जैसे हम लोग पॉइंट वाला लेंगे तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा, इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, ये सब के लिए अपने को डिफरेंट टाइप का स्टोरेज रखना होगा। तो इसका मतलब हम लोग जो वेरिएबल लेंगे, कंटेनर लेंगे, उसका टाइप जो होना चाहिए, कभी बड़ा कंटेनर ले रहे हैं, कभी छोटा कंटेनर ले रहे हैं, किसके बेसिस पे कि हम लोग को क्या स्टोर करना है, क्या डेटा उसमें स्टोर करना है, उसके बेसिस पे हम लोग कंटेनर का साइज़ भी लेंगे। छोटा वैल्यू है तो ये कंटेनर ले रहे हैं, बड़ा वैल्यूज़ है तो इतना बड़ा कंटेनर लेंगे। सो ये सब डिफाइन कौन करता है? वो डेटा टाइप करता है। अगर हम लोग डेटा का टाइप बता देंगे तो वो इस तरह से डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंट डेटा टाइप जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं हैज़ डिफरेंट मेमोरी साइज। इसका मतलब जो भी हम लोग डेटा टाइप देने वाले हैं उसका डिफरेंट मेमोरी का साइज होने वाला है, तभी तो उसमें स्टोर करेंगे ना भाई। अगर हम लोग कोई डेटा टाइप दिए तो उसका मतलब वो साइज़ हो गया। जैसे हम लोग एक बड़ा कंटेनर चाहिए तो डेटा टाइप बड़ा वाला लेंगे हम लोग, तो इसका मतलब वो क्या करेगा भाई, मेमोरी साइज़ हम लोग को बड़ा वाला एलोकेट करके देगा। सो ये जो डेटा टाइप होते हैं वो अपने को जो अभी फ़िलहाल जो पढ़ना है वो 3 तरह का डेटा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। मतलब ये सब डेटा का टाइप है। जो हम लोग डेटा रखने वाले हैं वो डेटा क्या हो सकता है भाई, इंटीजर हो सकता है, तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप बोलेंगे। अगर जो डेटा हमको रखने का नीड है उस डेटा वो कैसा एक कैरेक्टर है तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अगर जो हम लोग डेटा रखने वाले हैं अगर वो पॉइंट में है, डेसिमल 13.4, 16.4, 1.0 अगर पॉइंट है उसमें, अगर डेसिमल पॉइंट है, तो हम लोग किस तरह का डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यूज़ करने वाले। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भाई हम लोग इंटीजर का डेटा टाइप लेके फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर का डेटा टाइप लेके हम लोग फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर डेटा का स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी का स्पेस होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा। तो जिस हिसाब से अपने मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम लोग डेटा टाइप ले लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप से। जो पहला डेटा टाइप है अपना वो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, एक मेरे पास डेटा है 10, 100, तो ये सब कैसा है, -215, तो ये सब कैसा है भाई, इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है। सो हम लोग को इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए कैसा डेटा टाइप का ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग को इंटीजर डेटा टाइप का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू स्टोर होल नंबर विदाउट हैविंग डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें है क्या, 10 है, 10.0 थोड़ी है, 10.5 थोड़ी है। अगर हम लोग को इस तरह से नंबर स्टोर करना होगा
सो हम लोग किस डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अपने को क्या इसमें जाना है कि भाई अगर इसका कंटेनर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग को एक कीवर्ड है, कंपाइलर जो पहले से जानता है कि भाई अगर हम लोग इंटीजर टाइप का एक कंटेनर लेना है तो हम लोग क्या कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो कीवर्ड जो यूज़ होगा इसके एलोकेशन के लिए वो क्या होगा, इंट। ये अपने को पता है, ये चीज़ कीवर्ड है, ये किसको पता है, कंपाइलर को पहले से पता है कि अगर भाई इंट लिखूंगा तो कितना साइज़ का कंटेनर एलोकेट करना है। सो कितने साइज़ का एलोकेट करना है, साइज़ इसका कितना होगा, अगर हम लोग इंट लिखेंगे तो कितना कंटेनर देगा, तो वो कंपाइलर पे है। जैसे कंपनी जब कोई कंपाइलर बनाती है, जो कंपनी कंपाइलर बनाने पर काम करती है, वो क्या करती है कि या तो इंटीजर को 2 बाइट देती है या तो फिर 4 बाइट देती है, इतना एलोकेट होता है। अब ये बाइट क्या है भाई, अपने को पता ही है कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है, बिट, जो कि 0 या फिर 1 होगा। ठीक है, तो फिर 1 बाइट बनता है। 1 बाइट में क्या होता है, 8 बिट होते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो इसका मतलब ये 8 कह रहा है और इस सब में एक एक बिट स्टोर होने वाला है। जैसे मान लो 1 0 1 1 0 1 1 0। सो ये मिलके क्या बनते हैं, इतने मेमोरी एलोकेट करते हैं। 8 घर एलोकेट करेंगे क्या, 1 बाइट में, मतलब 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। तो इसका मतलब जो साइज जो स्टोर होने वाला है, साइज जो मिलने वाला है इंटीजर को, या तो 2 बाइट मिलने वाला है या तो 4 बाइट मिलने वाला है। कंपाइलर पे कोई किसी कंपाइलर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो ट्रांसलेट करता है उसको, वो कोई जो 2 बाइट एलोकेट करता है, कोई 4 बाइट एलोकेट करता है कि कैसा आर्किटेक्चर अपना 32 बिट है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बेसिस पे। तो ठीक है, अपने लिए नहीं है कि भाई साइज जो 2 बाइट या 4 बाइट अपने को एलोकेट कर देगी। अगर 2 बाइट करती है तो इसका मतलब कितना घर अपने को मिलता है, कितना बॉक्स मिलता है एक एक बिट का। तो इसका मतलब 1 बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 बाइट्स में कितना हो जाएगा भाई, 16 बिट। तो इसका मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे 16 बिट अपने को ऐसा स्पेस मिल जाता है स्टोर करने के लिए, अगर हम लोग इंटीजर का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, साइज इसका पता चल गया। अब एक टर्म आता है और स्पेसिफिक मॉडिफायर। भाई ठीक है, स्पेस तुम एलोकेट कर लिए, जैसे तुमने लिखा कि भाई इंट ए लिखे और a इज इक्वल टू 10 लिखा, तो ये a का स्पेस हुआ, इसमें 10 आ गया। अब मेरे को कोड में इसमें प्रिंट भी तो करना होगा। ये तो इंटरनली ये तुम देख पा रहे हो क्या, मेमोरी में 10 लिखाया है कि नहीं लिखाया है, ऐसे अपन तो थोड़ी दिख रहा है मेमोरी में 10। इसका मतलब कोई भी हम लोग को आउटपुट जो होता है वो अपन स्क्रीन पे लाते हैं, डेस्कटॉप पे लाते हैं। इस a के वैल्यू को अगर हमको प्रिंट करना होगा स्क्रीन पे कि भाई a इज इक्वल टू वाट, कितना वैल्यू है, तो अगर ये 10 अपने को स्क्रीन पे दिखा दे, डेस्कटॉप पे दिखा दे, तो इसके लिए अपन एक स्पेसिफिक मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जो कि अपन प्रोग्राम लिख के अभी देखेंगे। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक मॉडिफायर यूज़ होता है वो होता है %d, इंटीजर के केस में। ठीक है, वो %d होता है। तो अभी एक अपन छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप पे, और एक देख लेते हैं स्पेसिफिक मॉडिफायर कैसे अपन प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप देख रहे थे। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं कि भाई अगर हम लोग कुछ भी कोड लिख रहे हैं तो हम लोग का स्टेटस कैसे पता चलेगा कि भाई कोड अपना सही चल रहा है। अगर हमने 5-6 लाइन का कोड लिख दिया, जैसे अगर प्राइम नंबर का कोड हमने इसमें लिख दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइम नंबर का कोड है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए अपने को कैसे पता चलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसे अपन देख तो नहीं रहे हैं डायरेक्टली हार्डवेयर में कि भाई सही हो रहा है कि नहीं, या फिर सॉफ्टवेयर जो मेरा सी जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है कि नहीं, वो प्रोग्राम नंबर सही कैलकुलेट कर दिया कि नहीं। इसके लिए क्या रहता है कि अपने को जो स्क्रीन है, अपना जो ये स्क्रीन है, उस पर हर चीज़ स्टेटस जो भी है वो सब चीज़ इधर आके प्रिंट होना चाहिए, तभी अपने को पता चलेगा। जैसे अगर हमने 10 दिया एक नंबर,
एक वेरिएबल लिया, उसमें 10 दिया, तो मैं चाहता हूँ कि 10 है जो उस पर प्रिंट हो कि भाई क्या नंबर मैंने दिया था। अगर प्राइम नंबर के लिए चाहिए तो लास्ट में यहाँ पे लिखे कि 10 मैंने जो दिया है वो प्राइम है कि नहीं है। सो यस इट इज़ प्राइम, नो इट इज़ नॉट अ प्राइम। इस तरह का मैसेज कुछ आना चाहिए, तभी अपने को पता चलेगा कि भाई मेरा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है। तो ये मैसेज कैसे हम लोग इस पर लाएंगे, तो इसके लिए जो अपन जो यूज़ करते हैं एक टूल, एक जो मशीन, एक फंक्शन मतलब समझ लो कि भाई एक बंदा है, हर एक बंदे फंक्शन को क्या बोला गया, अगर मैं कभी भी फंक्शन बोलूँ तो समझो कि भाई एक बंदा है जिसको पता है कि वो चीज़ कैसे करना है और वो करके मेरे को ला कर दे देता है काम। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो भी एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है ये सब अपने को मतलब नहीं है, बस एक बंदा है, हम लोग को बता दिया गया है, उस बंदे का यूज़ करो और सीधे वो काम कर लो। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को अगर स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा तो हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ क्या है भाई, प्रिंटफ एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है कि बोलता है कि भाई मैं प्रिंटफ लिख के ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऐसे लगा दूंगा और ये डबल कोट्स ऐसे दे देना और इसके बीच में तुम कुछ भी लिखोगे वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर अमन लिखता हूँ इस 2 ब्रैकेट के बीच में, प्रिंटफ मैंने लिखा, प्रिंटफ लगा के ये एक ब्रैकेट लगाया, ये एक ब्रैकेट लगाया और ये बोला कि भाई ये लाइन यहाँ पे ख़त्म है और ये डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ और फिर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये अमन यहाँ पे मेरे को स्क्रीन पे दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को मॉनिटर पे अगर कुछ भी दिखाना हो, अपने प्रोग्राम में क्या चल रहा है, अगर कुछ भी हमको इससे दिखाना रहेगा तो हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, प्रिंटफ का यूज़ कर लेंगे। प्रिंटफ क्या करेगा कि इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको अगर कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है, मतलब एक इंसान है जो ये काम करके ला के दे देता है, एक बंदा है जो प्रिंट करने के लिए मेरे को काम आता है। तो इसका मतलब ये भी एक प्रोग्राम होगा। हाँ, इसका प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे क्या, नहीं, ये पहले से लिखा हुआ रहता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, जिसको पता है कि भाई अपन प्रोग्राम में यूज़ करने ही वाले हैं, तो उसको हर लोग खुद इंप्लीमेंट क्यों करें। जैसे मैं चाहता हूँ कुछ स्क्रीन पे प्रिंट होना तो मैं अपना प्रिंटफ का कोड लिख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि भाई उसका कोड लिखूंगा। प्रिंटफ लिखने के लिए भी 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा गया होगा, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होंगे। तो इसका मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर किसी को काम आने वाली है, तो पहले से जो सी प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्रोग्राम ने जिसने बनाया है वो पहले से ही कुछ फंक्शंस बना के रखते हैं हमारे नीड के लिए। हम लोग डायरेक्टली उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मतलब इसको हमने लिखा है या फिर डायरेक्टली हमने यूज़ किया है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ किया है हमने। तो इसका कोड कहीं तो लिखा हुआ होगा, तो ये कोड कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये stdio.h, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। IO मतलब हो गया, I मतलब इनपुट, O मतलब हो गया आउटपुट। इसका मतलब कि एक फाइल है मेरा stdio.h करके एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये प्रिंटफ के बारे में लिखा हुआ है कि भाई प्रिंटफ है जो कैसे चलता है। हम मेरे को मतलब नहीं है, मैं प्रिंटफ लिख के यहाँ पे लिखूंगा वो प्रिंट कर देगा, लेकिन ये कैसे ये प्रिंट कर रहा होगा, ऐसे लिखने के बाद कुछ तो हो रहा होगा ना भाई, कि जब ये लाइन लिखा होगा तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि भाई ये धीरे धीरे जाके स्क्रीन पर चला जाता है और वो जाके प्रिंट कर देता है। इसका मतलब इसमें 5-6 तरह का इंस्ट्रक्शन या कमांड यहाँ भी दिया गया होगा सब कुछ लाइंस का, कि भाई जब ये ऐसे लिखे ना तो यहाँ पे तुम कैसे ऐसे प्रिंट कर दोगे, कैसे कर दोगे। ये करने के लिए तरीका भी इसका कहीं लिखा हुआ होगा। तुम कहाँ लिखा हुआ है, stdio.h नाम का एक ऐसा ही फाइल है, जैसे अपना .c करके लिखे हैं वैसे .h करके इसको बोलते हैं क्या, हेडर फाइल्स। इसीलिए हेडर, h फॉर हेडर फाइल इसको बोलते हैं, इसीलिए h फॉर हेडर, इसलिए हम लोग .h लगाते हैं यहाँ पे। इसका मतलब इसके अंदर प्रिंटफ कैसे प्रिंट कर देगा रियल में, यहाँ पे इसके अंदर लिखा गया है। तो हम लोग बार बार खुद भी अपना लिखे क्या, क्यों लिखेंगे भाई, जब कोई बंदा लिख दिया है तो हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे, उसका लिखा लिखाया को। तो यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमको लोग को पहले अपने कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड करके कि भाई हम मेरे कोड में आ जाए, इंक्लूड हो जाए, हैश इंक्लूड हो जाए, कौन सा फाइल हो जाए, ऐसे करके उस फाइल का अपन नाम दे देते हैं stdio.h। तो इससे क्या हुआ कि stdio.h में जो भी कोड होगा प्रिंटफ के करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, जो अपन अब यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखते तो तब क्या होता भाई, कंपाइलर आता है यहाँ मेन से स्टार्ट करता, ये देखता है कि भाई हमको चलाना है, यहीं पे आता है, ये प्रिंट बोलता है ये कौन है भाई, ये बंदा, इसको नहीं पहचानते हैं। जैसे डिक्लेरेशन चाहिए ना भाई, उसे कॉपी में प्रिंटफ है ही नहीं, अपने कॉपी में वो किसी को देखता नहीं है, तो क्या करता है भाई, एरर देता है। तो यहाँ पे क्या कर देगा भाई, कंपाइलेशन एरर अपने को दे देगा कि भाई नहीं चला सकता मैं। क्यों नहीं चला सकता भाई, मेरा जो कॉपी है कंपाइलर बोलता है उसमें तो प्रिंटफ के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे चला लूँ। तो इसका मतलब बोलता है कि अच्छा नहीं है तुम्हारे, तुम इसको नहीं पहचानते हो। तो बोला कैसे पहचानोगे, तो मैं क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h लिख दिया। तो अब बोला कि अच्छा भाई अब मैं इसको पहचानता हूँ। तो कैसे पहचानते हो, बोला कि भाई प्रिंटफ इसके अंदर लिखा हुआ है,
अच्छा, तो ये stdio.h के अंदर गया, एक फाइल है stdio.h, उस फाइल के अंदर ढूंढा कि printf। अच्छा, printf इसके अंदर है, तो ये अपने नोटबुक में लिख लिया कि भाई printf को मैं जानता हूँ, तो अब ये एरर नहीं दिया। इसका मतलब हम लोग को किसी चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट कराना होगा तो हम लोग को यूज़ करना होगा printf अमन, ऐसे लिख दिया डबल कोट्स में, तो वो प्रिंट हो गया। तो वो प्रिंट होने के लिए कि एरर ना दे, इस बंदे को पहचाने कंपाइलर, कंपाइल करते समय इस बंदे को पहचान ले कि भाई ये कौन है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, #include stdio.h। मतलब ये आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन इस पर प्रिंट करा रहे हैं, तो इसके लिए आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं stdio फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर कुछ हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लिए उसके लिए, तो अपन बाद में देखेंगे। इसका मतलब stdio.h हेडर फाइल किस लिए यूज़ होगा भाई, इनपुट या आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल, जो कि एक लाइब्रेरी है। ये एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं पहले से लिखे हुए, जो हमारे नीड के हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस इस लाइब्रेरी में पहले से लिखे गए हैं, और उस लाइब्रेरी में से बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे बंदे हैं, उसका हम लोग को उठाते हैं, पिक करते हैं और डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक और हेडर फाइल अपन ले लेते हैं #include math.h, एक और अगर हेडर फाइल है, ये सब बंदों ने बना के रखा है math.h। इसका मतलब अगर हम लोग मैथ से देखा गया कि भाई मैथ का कुछ वैसा और फंक्शंस है जो कि हम लोग हमेशा मोस्टली यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बंदे, जैसे मान लेते हैं कि भाई मैक्सिमम फाइंड करना है, 2 और 4 में कौन मैक्सिमम है, तो ये देखा कि भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्या किया गया, एक मैक्सिमम नाम का बंदा है जो इसके अंदर डिफाइन कर दिया गया, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया printf का कहानी, ठीक है। अगर वैसे ही तुमको अगर प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, पहला लाइन पे अगर ये तुम किए तो अमन प्रिंट हो गया, फिर से नीचे लिख दिया कि printf हेलो वर्ल्ड, तो जो भी ये देखा कि अच्छा printf को पहचानते हो क्या, हाँ क्या ऐसे पहचानते हो भाई, क्योंकि #include stdio.h यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए इसको मैं पहचानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर ये देखा डबल कोट्स, बोलता है डबल कोट्स में जो भी रहेगा वो मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सीधे गया यहाँ पे अमन, पहले अमन प्रिंट हुआ, इसके बाद क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं, ये यहीं पे इससे, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, एक एक लाइन छोड़ के थोड़ा अच्छा दिखने के लिए कि भाई ये अच्छा दिखे, जैसे अभी ये क्या करेगा कि अमन प्रिंट करेगा और ये कुछ भी नहीं करके यहीं पे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अमन और ये दूसरे लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, ये डबल कोट्स दो और इसके बाद ऐसा स्लैश लिख के एन लिख दो, एन फॉर न्यू लाइन, मतलब अमन प्रिंट करना, इसके बाद एक नया लाइन आ जाएगा यहाँ पे और फिर हेलो वर्ल्ड वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब अमन लिखने के बाद एक नया लाइन, मतलब कि एक इंटर दबा दो ताकि ये नया लाइन आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, /n यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप देख रहे थे, तो अब एक इंटीजर वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट कराने का हम लोग को पता चल गया कि भाई एक printf एक ऐसा नाम का एक बंदा है जो कि जो भी हम लोग चाहेंगे वो स्क्रीन पे हमारा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। printf वो ऐसा एक बंदा है, ठीक है। वो कहाँ रहता है, stdio.h में रहता है। stdio.h उसके बारे में सब कुछ जानता है, वहाँ पर उसका सब कोड लिखा हुआ है। ऐसे कंपाइलर है जो एरर दे देगा, बोलेगा कौन है printf, तो इसीलिए पहले हमको इंक्लूड करना पड़ेगा #include stdio.h, ताकि printf के बारे में वो जान सके, अपने कॉपी में लिख सके, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखते हैं #include stdio.h। क्यों लिख रहे हो भाई, इसलिए लिख रहे हैं भाई क्योंकि हम लोग प्रिंट कमांड का यूज़ करने वाले हैं, printf वगैरह यूज़ करने वाले हैं, तो भाई उसको जाने इसलिए हमने इसलिए लिख दिया, ठीक है। इंट मेन, मतलब मेन है जो चलाता है हर कोड को 1 बाय 1, ये ऐसे क्यों लिखा गया ये अपन बाद में देखेंगे। फिर ये इसका बॉडी हो गया और ये हम लोग लिख दिए रिटर्न 0, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब ये क्या करता है, मेन वाला जो बंदा है वो जो भी इसके बीच में लिखा गया है अपने इसके बॉडी में, वो सबको लाइन बाय लाइन चलाना चालू करता है। तो ठीक है, हमने क्या किया कि एक इंट नाम का एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है। तो ये इसका डिक्लेरेशन है, कंपाइलर जान गया कि भाई ए एक कंटेनर है जो कि कितना लेगा, 2 बाइट या 4 बाइट का जगह लेने वाला है, क्योंकि इसका टाइप क्या है भाई, हम लोग डेटा टाइप क्या डिसाइन किया है, इस डेटा का टाइप क्या हो गया भाई, इंट। इंट मतलब कंपाइलर को पहले से बोला गया है कि इंटीजर, इंटीजर का मतलब को पता है कि भाई अगर कीवर्ड वगैरह इंट लिखे गए हो तो इंटीजर टाइप का डेटा देना, और उसके लिए कितना मेमोरी दोगे, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स का मेमोरी इसको मिलेगा। तो ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया इसका। लेकिन यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू अगर कोई 10 बोल दिया है, इसका मतलब कि भाई ए को मेमोरी एलोकेट हो गया है, कितना हो गया है भाई, 2 बाइट का हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा सा करके 16 घर बने हुए हैं और इसमें ए नाम का एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है। तो ये मैं अभी सिंगल ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसको 16 का मिल गया है और इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब ये जब वैल्यू स्टोर हो गया है तो अब हमको प्रिंट करना है स्क्रीन पे कि भाई वैल्यू ऑफ ए
इज़ 10। ये मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो। कोई मेरे से बोला कि भाई ए का वैल्यू प्रिंट करा के दिखा, तो मैं चाहता हूँ कि लिखूँ मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, ये प्रिंट कराऊँ। तो मैं फिर क्या चाहूँगा, तो भाई प्रिंट कराना है। अच्छा, तो समझ गया। तो प्रिंट कराने के लिए भाई मैं प्रिंटफ का यूज़ करूँगा। बोलेगा एरर नहीं देगा, पहचान जाएगा। बोलेगा हाँ कैसे पहचाना भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं इंक्लूड कर चुका हूँ stdio.h। तो बोला ठीक है। बोला कि भाई जो भी इसके अंदर लिखोगे वो चीज़ें मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट कराना था भाई, वैल्यू ऑफ ए इज़, अब यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ क्या, 10 लिख दूंगा, तब तो मैं एकदम हमेशा वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ वैल्यू ऑफ ए के 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 15 स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं इस लाइन को चेंज नहीं करूँ, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 ही छोड़ दूँ, तो तब भी स्क्रीन पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 से प्रिंट होगा। तो मैं कुछ एक ऐसा चाहता हूँ कि ये वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो, मैं 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, 25 लिखूँ, वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो। मैं इसको अगर 30 कर दूँ तो अब यहाँ पे 30 प्रिंट होना चाहिए, वैसा कुछ चाहता हूँ। तब क्या कह सकता हूँ कि भाई तब स्पेसिफिक मॉडिफायर का यूज़ होता है। इसका मतलब डबल कोट्स में जो भी हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 लिख देंगे तो यहाँ तक तो हमको चाहिए था, वैल्यू ऑफ ए इज़ तक तो सेम है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है। ये 10 हो सकता है, यहाँ पे 15 लिखो तो 15 है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 लिख दूंगा तो हर बार 10 प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू सिर्फ 25 चेंज करूँ, यहाँ 25 में नहीं लिखूँ। ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे मैं 25 नहीं लिखूँ, यहाँ पे वही चीज़ सब छोड़ दूँ और यहाँ 25 करूँ तो वहाँ 25 प्रिंट हो जाए, 50 करूँ तो 50 प्रिंट हो जाए, ऐसा। तो इसके लिए फिर हम लोग स्पेसिफिक मॉडिफायर जो हम लोग पढ़े थे इंटीजर डेटा टाइप में कि भाई %d, इसका फिर हम लोग यूज़ करते हैं। तो बोलता है कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 मत लिखो, लिखो उसका स्पेसिफिक मॉडिफायर। स्पेसिफिक मॉडिफायर क्या था भाई, %d। %d मतलब अब बोला कि भाई ए का कुछ भी, तो बोला कि भाई %d जैसे ही देखता है डबल कोट्स के बाद कॉमा दे दो। ये जैसे ही %d देखता है तो ये डबल कोट्स के बाद जो कॉमा होता है, कॉमा ये देखता है कि भाई पहली बार में %d आया, तो यहाँ जाता है, यहाँ पे देखता है वैल्यू, तो यहाँ पे तुम लिख दो ए। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल कोट्स में देखा प्रिंट करना था, तो वैल्यू ऑफ ए इज ऐसा लिख के ये बैठ गया स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ ए इज। अब बोला कि भाई %d का मतलब कैसा वैल्यू, इसको पता चल गया कि भाई एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मैं प्रिंट करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक मॉडिफायर है। किसका है भाई, इंटीजर का। मतलब इंटीजर का वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैं %d का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये %d का वैल्यू जो है एक इंटीजर, तो ये इंटीजर कौन सा, अगर मेरे में 4-5 इंटीजर है तो मैं सबको प्रिंट कर दूंगा कि तो इस किस इंटीजर वैल्यू को मैं प्रिंट कराने वाला हूँ वो कॉमा के बाद लिखते हैं कि ए को प्रिंट करा दे। तो ये ए, तो ये देखता है यहाँ %d और यहाँ पे फिर जाता है कि अच्छा %d, तो ये कॉमा से देखता है कि पहली बार बंदा को बताया ए। अच्छा, ए का वैल्यू क्या था भाई 15, तो यहाँ पे रिप्लेस करके 15 खुद ही कर लेता है और यहाँ पे 15 प्रिंट कर देता है। मतलब मेरे काम का क्या हो गया कि फिर सिर्फ %d यूज़ करके उस वेरिएबल का नाम दे देंगे, तो इसका मतलब वो खुद ही रिप्लेस करके इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं 2 वेरिएबल्स लेता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल ए लिया और एक और वेरिएबल बी लिया इंटीजर टाइप का। मतलब ए एक इंटीजर वेरिएबल है और बी भी, कॉमा मतलब कि भाई ए भी है और बी भी है। अगर आगे देना है तो सी डी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, या फिर 2 लाइन में भी कर सकते हैं कि भाई इंट ए और इंट बी, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अगर एक साथ भी करना था तो इंट ए कॉमा बी, इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते थे इंट ए कॉमा बी। मतलब ए और बी क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, सिंगल लाइन में भी कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों का ए और बी का डिक्लेरेशन इसको दे दिए कि भाई तुम पहचान गए ए क्या है बी क्या है, ये ठीक है। अब मैं बोला कि a इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 15, ऐसे बोला। तो इसका मतलब a मेरा एक 10 बन गया, फिर एक b भी एलोकेट हुआ जहाँ पे b में क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब मैं चाहता हूँ a और b दोनों को प्रिंट कराने के लिए, मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 15, ये प्रिंट हो जाए। अच्छा, तो पहला मेरे को प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब क्या इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ करना है हमको, इज़ इक्वल टू एक क्या है, ए का वैल्यू है, यहाँ पे 10 क्या है, ये 10 चेंज हो सकता है। जैसे ही अगर हम लोग यहाँ ए चेंज करें तो ये मतलब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को प्रिंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैसा वेरिएबल था भाई, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। अच्छा, तो इसके लिए क्या हम स्पेसिफिक मॉडिफायर यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले हमने देखा कि ए का वैल्यू चेंज करना है 10, ये 10 और चेंज हो सकता है क्या, हाँ 10 के यहाँ पे अगर हम 15 लिख देता, 20 लिख देता, वो प्रिंट होना चाहिए, डायरेक्टली 10 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए क्या हम स्पेसिफिक मॉडिफायर यूज़ करते हैं, %d। तो इसके जगह पे %d के पे किसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए भाई, ए का, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ए। ठीक है,
तो अब हम चाहते हैं कि भाई एक नया लाइन में फिर ये वाला प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, /n इसके बाद %d के बाद। तो अगर मैं अच्छे से लिखूँ यहाँ पे तो %d इसके बाद स्लैश ऐसे n लिख दूंगा, तो वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू a %d है। %d का मतलब ये देखा कि भाई a का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, वो खुद ही रख लेगा। a का वैल्यू अभी कितना था 10, तो यहाँ 10 रख के प्रिंट कर देगा। और फिर ये देखेगा कि /n है, इसका मतलब ये 10 प्रिंट करने के बाद बोलेगा कि भाई एक नया लाइन पे मैं आ जाऊँगा, एक नए लाइन पे ये आ गया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा printf वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू %d /n, और फिर क्या करेगा भाई, यहाँ पे क्या लिखेगा b, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना प्रिंट हो, गया कैसा प्रिंट हो, अब प्रिंट हो इस तरह का कि वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 15। ये सिंगल लाइन में, ये नीचे लिखा हूँ बट ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है, एंड b इज़ इक्वल टू 15, ये लाइन प्रिंट हो ऐसा। तो इसके लिए फिर अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए अगर ऐसा प्रिंट होना है स्क्रीन पे, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऐसा लिखने वाले हैं कि भाई printf सो वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू, चाहिए 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं तो क्या नहीं, अगर a का वैल्यू 15 हो गया तो, और 17 कर दिए तो फिर भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, ये प्रिंट ही नहीं कर पाएगा, हमेशा 10 ही प्रिंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10 हार्ड कोड